सर आइएगा करंट वाला 114। अपलोड करते हैं क्या? करंट वाला डेली का है ना, इसलिए नहीं कर रहे हैं, उसको भेज देंगे, नहीं होगा तो आज। ठीक है ना, डाल देंगे। ठीक है, तो रिवाइज हो जाता देख सर, लीजिए। कर दीजिएगा। कल रात में क्लास करिएगा हुई तो थी कर सर? देंगे। हाँ, कल रात को हुआ था ना क्लास। कल सारा क्लास हुआ था। कौन सी? कल दोपहर का क्या क्लास चल सिर्फ रहा है एक को सर? नहीं हुआ था। रात उसमें में जो क्या है चल कि रहा है आपको सर? ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी। आज क्लास होगी तो ना? हुआ था हाँ बिल्कुल होगा, आज दोपहर वाला 1:30 बजे वाली क्लास भी आज होगी, है ना। ठीक। आज सब क्लास, आज शाम को 5 बजे भी लाइव होगा वहां से। आज सारा क्लास होगा आज आपका। ठीक है, ठीक। चलते हैं। आते हैं 114 नंबर सवाल से। 114वां नंबर सवाल क्या बोलता है? 114वां नंबर सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे मानव शरीर में रक्त को थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? क्या हम पढ़ाए हैं इस चीज को कि नहीं पढ़ाए हैं? यस सर, बताइए। पढ़ाए सर, कैल्शियम, पढ़ाए हैं। पढ़ाए हैं। कैल्शियम। बताइए क्या होगा। कैल्शियम जो है कि आपको हो कैल्शियम जाएगा। और जी। अगर आपसे विटामिन बोल दे, के। अगर आपसे बोल, कैल्शियम तो ये हो गया आपको धातु हो गया। अगर आपसे बोल दे विटामिन में कौन सा विटामिन, तब क्या मारिएगा? के के। के विटामिन के मारिएगा। अगर आपसे ये बोल होगा दे, ना? अगर आपसे, हाँ के, के विटामिन के ही होगा। ठीक ना, के अलावा तो कोई होता भी नहीं है कि उसमें कंफ्यूजन है ना। अगर आपसे पूछ दे कि प्रोटीन कौन सा, तब क्या मारिएगा? रक्त को थक, प्रोथ्रोम्बिन। और फाइब्रिन प्रोथ्रोम्बिन होते हैं, और होगा। हाइड्रोजन। प्रोथ्रोम्बिन जो है कि आपको होता है। अगर आपसे पूछ दे कि हृदयानुसोलिट भाग कौन सा रक्त का, तब क्या मारिएगा? प्लाज्मा। रक्त को थक्का बनाने प्लाज्मा सहायता करता है। बहुत अच्छा, है ना। क्या सही है आंसर? सॉलिड भाग में कब प्लाज्मा आ थ्रोम्बोसाइट। गया जी? हमको तो ये समझ में नहीं आता थ्रोम्बोसाइट। है। थ्रोम्बोसाइट सर सर। थ्रोम्बोसाइट जिसको प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है सर कि आपको कहते प्लेटलेट्स हैं। सर। थ्रोम्बोसाइट हाँ प्लाज्मा तो सर। बोल दिए प्लेटलेट्स और सर, गलती प्लाज्मा में से। अंतर नहीं है, ये सॉलिड भाग है, वो लिक्विड भाग है, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। सर ठीक ना, गलती से फर्क है। हुआ। चलिए आगे चलते हैं। कैल्शियम इसका राइट आंसर हो गया। सब कुछ हम आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं। क्या बोलता है? रक्त के जमाव के लिए कैल्शियम आयन की आवश्यकता है। कैल्शियम आयन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम फाइब्रिन बनाता है, जो रक्त को जमा देता है। और रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन, विटामिन के जिम्मेदार होता है। और इस प्रोसेस को कौन से प्रोसेस के नाम से जानते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। सोडियम की बात करेंगे। सोडियम यह एक इलेक्ट्रोलाइट है जो मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये तंत्रिका में सिग्नल भेजना है, इसके लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो इसके लिए भी सोडियम जो है कि आपको जिम्मेदार होता है। क्लियर है। और ये मानव में रक्तचाप को बनाए रखने में भी मदद करता है। इसलिए जब देखिएगा नमक खाना आदमी कम कर देता है तो बीपी उपी इत्यादि लो हो जाता है। अब बीपी को जब बढ़ाना होता है तो नमक का, पानी का और चीनी का घोल जो है कि बना कर देता है, तो बीपी जो है कि आपको बढ़ जाता है। कभी किया है ना, कभी बीपी किसी का डाउन हो जाए तो नमक, चीनी और पानी का घोल जैसे ही दीजिएगा ना, उसका बीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है। नॉर्मल हो आगे जाएगा। चलते। हाँ बढ़ जाएगा, मतलब कम है तो बढ़ेगा, तो नॉर्मल ही ना होगा, है ना। सोडियम की कमी से जो है कि आपको कौन सा, तो ये रोग होता है। तो हाइपो जो है कि आपको नाइट्रीमिया जो है कि आपको नाम का एक रोग होता है। क्लोरीन की बात करेंगे। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक और पानी की सफाई के लिए जो है कि आपको किया जाता है। और ये मानव शरीर में पीएच को बनाए रखने में ये कौन सहायता देता है? क्लोरीन जो है कि आपको क्लोरीन सहायता क्लोरीन। देता है, क्लोरीन देता है। पोटेशियम की बात करेंगे। यह कोशिका के समान सामान्य कार्यों में मदद करता है और मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका तंत्रिका संकेतों को नियंत्रित करता है। और यह हृदय के धड़कन को भी कौन नियंत्रित करता है? तो ये भी सवाल आ चुका है कि हृदय के धड़कन को या नियंत्रित करने वाला कौन है? पोटेशियम जो है कि आपको होने वाला है। और विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट जो है कि आपको पाया कोबाल्ट। जाता है। और विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोवालाबिन होता है। और इसके कमी कोबाल्ट। से शरीर में क्या होती है? किसकी कमी? रक्त की कमी होती रक्त है। की और कमी। विटामिन के की कमी से रक्त में रक्त का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन जो है कि आपको फिनोल। होता है। और विटामिन के का विटामिन के की कमी हीमोफीलिया नामक रोग जो है हीमोफीलिया। कि आपको होता है। एक मिनट रुक जाइएगा, फोन आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग जो है कि आपको होता है आयरन की कमी से। आगे चलते हैं। कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, तो कैल्शियम की कमी से कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम की कमी रिकेट्स। से रिकेट्स जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी।
है ना। कैल्शियम को ही जो है कि आपको कौन सा, रिकेट्स को ही सूखा रोग के नाम से जानते हैं। कभी कभी देखिएगा एकदम जो है कि शरीर गल जाता है, तो यही जो है कि कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होता है, और रिकेट्स को ही सूखा रोग के नाम से जानते हैं। और यह बीमारी विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होता है। और यह एक बचपन की बीमारी है जो हड्डियों को नरम और कमजोर कर देता है, जिससे उसके मुड़ने और टूटने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती बढ़ है। जाती ठीक है। है, आगे चलते हैं। और कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग निम्नलिखित हैं, जिसमें से हाइपो जो है कि आपको कौन है, हाइपोक्लाइसीमिया है। क्लाइसीमिया, हाइपोक्लाइसीमिया में मांसपेशी में ऐंठन के साथ साथ पैर और चेहरे में, है ना, शून्यता या झंझनी जो है कि आपको होता है। तो ये कौन सा रोग होगा, हाइपोक्लाइसीमिया होगा। एक है ऑस्टियो जो है कि आपको पोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस, इसके कारण हड्डी में छिद्र नुमा हो जाता है, हड्डियों में छेद हो जाता है, तथा यह हड्डियों को नाजुक और भंगुर कर देता है। भंगुर मतलब कि कहीं भी थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो ये टूट जाएगा। और यह जो है कि आपको बच्चों की विटामिन के की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, और आयरन की कमी से एनीमिया नाम का रोग जो है कि आपको होता है। 116वें नंबर सवाल की तरफ विटामिन बढ़ते के हैं। से रतौंधी मतलब कमी से, ये तो गलत बच्चों हुआ। में विटामिन के की कमी से, से होता है ना। ये होगा ना सर? यहाँ भी ये होगा, ठीक नहीं, ए ही होगा, लेकिन यहाँ दिया है बच्चों में विटामिन के की कमी से रतौंधी, है ना। एक ए होगा, के नहीं होगा, ए होगा, ठीक है, गलती टाइप हो गया होगा। अगला है कि 116 नंबर सवाल बोलता है कि निम्नलिखित देशों में से कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। यही जो है कि आपको, सर्वव्यापी महामारी, पेंडेमिक्स। हाँ सर्व जो, हाँ पेंडेमिक जो है कि आपको कहा जाता है। सर्व जो है कि व्यापी महामारी, जैसे कोरोना आया था ना, ये बहुत सारे देशों में फैला था, तो ये भी क्या था, पेंडेमिक था, महामारी जो है कि आपको था, है ना, महामारी जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, इडेमिक की बात करेंगे। इडेमिक जो है कि स्थानिक जो होता है, वह चीज जो किसी विशेष लोगों या देशों में संबंधित है। मतलब कि अपने ही देश में अगर ये फैल गया, दूसरे देश में नहीं फैला, तो इसे क्या कहेंगे, एंडेमिक जो है कि आपको कहेंगे। लेकिन अपने देश में ही फैला और बहुत सारे देशों में भी फैल गया, जैसे कोरोना, तो इसको क्या कहेंगे, पेंडेमिक जो है कि आपको कहेंगे। अब प्रकोप का मतलब क्या होता है, स्थानीय मामलों में इसकी संख्या प्रतिशत जो है कि आपको अधिक जो है कि आपको वृद्धि हो जाता है, इसे ही प्रकोप जो है कि आपको कहते हैं। और यह किसी नए क्षेत्र में एकल जो है कि मामला हो सकता है, और यह जो है कि आपको इसे शीघ्र नियंत्रण नहीं लिया जा सकता है। इसे ही क्या कहा जाता है, प्रकोप महामारी जो है कि आपको कहा जाता है। किसी जीव का डर होना, भय होना, प्रकोप होना। महामारी के बारे में हो ही गया है। और जो है कि आपको देखते हैं सर्व जो है कि व्यापी महामारी, महामारी के बारे में देख लेते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है इसमें समुदाय, आबादी और क्षेत्र की बड़ी संख्या में लोग जो है कि आपको प्रभावी होंगे, तो यह महामारी कहलाएगा। और सर्वव्यापी महामारी कब कहलाएगा, जब ऐसे महामारी, जब कोई देश या महाद्वीपीय में फैलता है, मतलब कोई देश में फैल जाए या बहुत सारे महाद्वीप में भी फैल जाए, और ऐसे बीमारी को फैलाव और प्रसार की कोई सीमा न रह गई हो, और वैश्विक रूप से उसका प्रभाव पड़ने लगा हो, तो उसे क्या कहते हैं, सर्व वैश्विक जो है कि आपको महामारी जो है कि आपको कहते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला है कि अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्म जीव किस टेम्परेचर पर अधिकांश जो है कि आपको वृद्धि करते हैं। तो सबसे अधिक गर्मी के दिनों में जो है कि आपको देखिएगा ना, तो ये सबसे अधिक जो है कि आपको वृद्धि जो है कि आपको करेगा। तो गर्मी में देखिएगा, इसे भी देखिए, कोरोना जब आया था तो गर्मी में बहुत ज्यादा फैल रहा था, और ठंडा में जो है कि बहुत कम जो है कि आपको फैल रहा था। तो गर्मी मतलब जैसे ही 37 डिग्री, टेम्परेचर होता है उसी हाँ के। ये 37 डिग्री जो है कि आपको किसका टेम्परेचर, मनुष्य का टेम्परेचर जो है कि आपको शरीर का हो गया। और इसी पर सबसे अधिक जो है कि आपको क्या होता है, स्प्लिट होता है, मतलब फैलने का कारण जो है कि आपको होता है। अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्मजीव 37 डिग्री पर जो है कि वृद्धि करता है। विकल्प के अनुसार जो है कि आपको ये होने वाला है। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। रोगाणु कारक सूक्ष्मजीव 20 से लेकर कहां तक, 20 से लेकर 45 डिग्री तक जो है कि अधिकतम जो है कि वृद्धि करता है। मतलब 20 से ही वृद्धि करना शुरू कर देता है, अधिकतम कहां तक, 45 तक। और मनुष्य के रोग उत्पन्न करने वाले जीव में श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा और शरीर में प्रवेश जो है कि आपको करता है। या हम सांस लेते हैं उसके माध्यम से भी हो सकता है, या हम पानी पीते हैं उसके माध्यम से, या भोजन करते हैं उसके माध्यम से भी हो सकता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। और
वह जीव जिन्हें जो है कि आपको खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है उसे ही सूक्ष्म जीव या सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है उसे ही सूक्ष्म जीव जो है कि आपको कहलाता है। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, जिसमें जीवाणु, आर्किया, कवक और शैवाल इत्यादि जो है कि आपको आते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए काफी उपयोग जो है कि आपको होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस नाम का जो है कि आपको जीवाणु होता है, और ये लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु कहाँ पाया जाता है? दूध दही में पाया में। जाएगा, हाँ ना। दूध से दही जब बनता है तो लैक्टोबैसिलस होता है, तो वो हमारे शरीर के लिए क्या है, लाभकारी ही होने वाला है ना। इसीलिए बोला है कि यह शत्रु भी होता है और साथ साथ सहयोगी भी होता है, दोनों होता है। अधिकांश रोगाणु का कारण सूक्ष्म जीव 41 से लेकर 135 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के बीच तापमान में सबसे तेजी से बढ़ता है और इसे जेंडर जोन के रूप में जाना जाता है। तापमान तापमान सूक्ष्मजीव में वृद्धि को प्रभावित करता है और सामान्य तौर पर कम तापमान पर रोगाणु धीमी गति से बढ़ता है और उच्च तापमान पर रोगाणु तेज गति से जो है कि क्या करता है, तेज गति से जो है कि आपको बढ़ता है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होता है। किसके कोशिका झिल्ली में? तो ये जो कोशिका झिल्ली में तो ये होता है फास्फो जो है कि आपको लिपिड के झिल्ली में जो है कि आपको होता है, क्या होगा, फास्फोलिपिड जो है कि आपको होगा। चलते हैं देखते हैं क्या बोलता है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में लिपिड फास्फोलिपिड होता है। मतलब ये झिल्ली में जो लिपिड होता है ना, वो किसका सबसे अधिक होता है? तो वो फास्फोलिपिड का सबसे अधिक जो है कि आपको बना होता है। और फास्फोलिपिड का निम्न काम होता है, और यह झिल्ली को पारगम्य को नियंत्रित जो है कि आपको करता है, और यह कोशिकाओं से कोलेस्ट्रॉल की पहचान और हटाने की प्रमुख भूमिका को निभाता है। और यह विभिन्न विभिन्न जो है कि आपको लिपोप्रोटीन, है ना, प्रोस्टो जो है कि आपको साइक्लिन, और प्रोस्टा जो है कि आपको ग्लैडिन, और थ्रोम्बो जो है कि आपको कैसेन से संश्लेषण के बाद ये जो है कि आपको संश्लेषण करने में मदद करता है। और यह आंत से वसा का अवशोषण में भी जो है कि आपको शामिल होता है। और कोशिका में किसी भी प्रकार का झिल्ली प्रचुर मात्रा में होता है, जिसे ही कौन सा झिल्ली कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, ईआर के नाम से जानते हैं। पानी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अणु होता है। तो कहीं भी किसी भी कोशिका में देखिएगा तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो जल ही जो है कि आपको पाया जाता है। और ग्लाइकोलिपिड कोशिका झिल्ली की संरचना में लिपिड जो है कि आपको लिपिड बाइलेयर का एक महत्वपूर्ण जो है कि आपको घटक जो है कि आपको होता है। 119वां बोल रहा है कि डैश रुधिर में पैदा होने वाला सूक्ष्म जीव को फंसाकर रुधिर निस्कंदन या फिल्टर के रूप में काम करता है। तो किसको फंसाकर? तो ये फिल्टर के रूप में काम करता है। तो स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा को जो है कि आपको फंसाकर, है ना। तो स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा जो होता है, इसको जो है कि देखिएगा तो इसको मृत आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रगाह कहा जाता है। कहा है कि आरबीसी जब मृत्यु होती है तो कहाँ जाकर मरता है? तो यह दफनाता है स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा में जो है कि आपको जाकर दफनाता है। और इसी में अपने आप को क्या करता है? आरबीसी, मरे हुए आरबीसी को ये फंसाकर जो है कि अपने पास रख लेता है, फिल्टर कर लेता है, और जो अच्छा आरबीसी होता है उसको यह जाने देता है, स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा जो है कि आपको जाने देता है। प्लीहा का मुख्य काम आपके रक्त के फिल्टर के रूप में काम करना है। और यह पुरानी विकृत और क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको क्या कहते हैं? आरबीसी कहते हैं, आरबीसी को पहचानता है और उसे हटाता है। प्लीहा रक्त को गुणवत्ता को नियंत्रित करने में भी काम करता है। खराब जो है कि आरबीसी को क्या करता है? ये जो है कि आपको मार देता है या भस्म कर देता है। यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होती है। यही ना डायफ्राम था? डायफ्राम यही ना था, जिसमें सांस लेने में जो है कि फूलता है, पचकता है। और इसके बारे में कहानी बताया, कभी कभी एक्सीडेंट होता है, यही डायफ्राम टूट जाता है, सांस लेने में नहीं बनता है, तो आदमी जो है कि मर जाता है और कोई खरोच भी नहीं आता है ना। आगे चलते हैं। यकृत के चारों ओर पेरिटोनियम नाम का झिल्ली का आवरण जो है कि आपको बना होता है। तो यकृत को ही कहते हैं लीवर किस झिल्ली से ढका होता है? तो पेरिटोनियम नामक झिल्ली से जो है कि आपको ढका होता है। लसिका ग्रंथि से लिम्फ नोड्स के नाम से भी जाना जाता है। और लसिका ग्रंथि का उद्देश्य जो है कि आपको प्रतिजन को ट्रैप करना जो है कि आपको होता है। थाइमस ग्रंथि की बात करेंगे, थाइमस ये छाती में पाया जाएगा। कहाँ पे? छाती में पाया जाएगा। थाइमस जो ग्रंथि होता है, यह छाती के स्टर्नम के पीछे जो है कि आपको होता है, और यह एक स्रावी ग्रंथि होता है। और इसकी
प्रतिरक्षा कार्य जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है। थाइमस जन्म के समय काफी जो है कि बड़ा होता है, लेकिन उम्र के साथ साथ धीरे धीरे ये कम होते चला जाता है। खत्म हो जाता है, और यह 15 साल किसका, तक रहता है। थाइमस, हाँ थाइमस ये प्रोटीन जो है कि उत्पादन करता है शरीर में। इसलिए बच्चा को देखिएगा कितने खेल लेगा ना, थकेगा नहीं। काहे के लिए, प्रोटीन उसको कहाँ से मिल रहा है, ये थाइमस से जो है कि आपको मिल रहा है। और बुढ़ारी में थोड़ा एज जब होगा तो थोड़ा सा ही काम कीजिएगा तो थक जाइएगा। ये थाइमस ग्रंथि के 15 साल के बाद इसका लोप होना शुरू हो जाता है, काम नहीं करता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। थाइमस ग्रंथि केवल युवा अवस्था तक ही सक्रिय होता है, उसके बाद यह धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे घटता है और वसा में ये जो है कि आपको फैट में बदल जाता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। माइक्रोटॉक्सिन, माइक्रोटॉक्सिन उत्पादित होता है, कहां से होता है उत्पादित, तो माइक्रोटॉक्सिन की बात करेंगे तो ये कवकों के द्वारा जो है कि आपको होता है, किसके द्वारा, कवक के द्वारा। माइक्रोटॉक्सिन विभिन्न जो है कि फसलों और पदार्थ, खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, नट, मसाले, सूखा फल, सेब, कॉफी, सेम में अक्सर जो है कि आपको गर्म और आर्द्र परिस्थिति में जो है कि आपको बनते हैं। और ये मोल्ड कवक के द्वारा उत्पादित विषाक्त जो है कि आपको क्या लिखा है, विषाक्त पदार्थ होते हैं जो स्वाभाविक रूप से भोजन में पाए जाते हैं। और यह मनुष्य और जानवर दोनों के बीच के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य का खतरा जो है कि आपको हो सकता है। माइक्रोटॉक्सिन अस्परजिलियस और अल्टरनेरिया और फ्यूसारियम और जो है कि फ्यूसारियम और पेनिसिलियम इत्यादि जो है कि आपको किससे उत्पन्न होता है, तो ये सब के सब देखिएगा तो कवक से जो है कि उत्पन्न होता है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की जो है कि आपको बनी होती है। और कवक में संचित भोज्य पदार्थ किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में जो है कि आपको होता है। और कवक द्वारा पौधे पर होने वाले रोग की बात करेंगे तो कवक पौधे में गंभीर रोग, रस्ट और शम्स को उत्पन्न जो है कि आपको करता है। और पौधे में कवक के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग में सरसों का रस्ट रोग जो है कि आपको किसके कारण, ये भी कवक के कारण जो है कि आपको होता है। गेहूं का ढीला स्मट रोग की बात करेंगे, ये भी कवक के कारण। गेहूं का किट्टू रोग की बात करेंगे, ये भी कवक के कारण। धान का भूरी अर्ध चित्ती रोग की बात करेंगे, ये भी किसके कारण, कवक के कारण होता है। आलू का अंगमाली रोग की बात करेंगे, ये भी कवक के कारण। आलू का ममसा रोग की बात करेंगे, मसमा रोग की बात करेंगे, ये भी कवक के कारण। और गन्ना का लाल अपक्षय, रेड रॉट रोग जो है कि ये भी कवक के कारण। और मूंगफली का टिक्का रोग, ये भी किसके कारण, ये भी जो है कि आपको कवक के कारण जो है कि आपको होता है। आगे देखते हैं। प्रांकुरो और डोपिंग रोग, ये भी जो है कि कवक के कारण होता है। और प्रमुख रोग और उसके लिए होने वाले जिम्मेदार कवक कौन सा, जैसे दम्मा की बात करेंगे, दम्मा जिस कवक के कारण फैलता है और ये कौन सा है, तो ये स्पर्जिलियस फ्यूमिगेटस नामक कवक के कारण जो है कि आपको दम्मा फैलता है। दाद जो होता है, दाद ये किसके कारण, तो ये होता है ट्राइको जो है कि फाइटोन है ना, लेस कोयस नाम के कवक के कारण होता है। गंजापन जो होता है वो टेनिया कैपेडिस नाम के कवक के कारण होता है। और खाज जो होता है एस्केविस कवक के कारण जो है कि आपको खाज रोग जो है कि आपको होता है। एथलीट फुट की बात करेंगे, ये टीनिया पेडिस नामक कवक के कारण जो है कि आपको होता है, कौन सा, एथलीट फुट जो है कि आपको होता है। और बैक्टीरिया, ये कहाँ में होता है, एथलीट फुट ये पैर में है ना, पैर हाँ में हाथी पाँव इसी को बोलते हैं ना, पैर फूल जाता है, नहीं, पूरा वो तो मोटा हो जाता है। फाइलेरिया है, हाथी पाँव फाइलेरिया फाइलेरिया है ना। एथलीट फुट जो है कि आपको, हाँ एथलीट फुट के बारे में नहीं बताए थे कि पैर फटता है और पैर फट जाता है, पानी लग जाता है, इसे आदमी पेंट कर देता है। और उस कवक को लगता है कि इसका पैर को खा रहे हैं, लेकिन इसका कहानी भी तो बताया, लेकिन वो खाते रहता है पेंट को, है ना। आप पैर जो है कि बच जाता है, इसके बारे में तो चर्चा किए हैं ऑलरेडी। जीवाणु की बात करेंगे, इसकी खोज जो है कि हॉलैंड के एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया था। और जीवाणु विज्ञान का पिता किसे माना गया है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को माना गया है। रॉबर्ट कोच ने कॉलरा और तपेदिक के जीवाणुओं की खोज किया था तथा रोग का जन्म सिद्धांत को बताया था। लुइस
लुईस पास्तर ने रेबीज का टीका और दूध का पास्चुराइजेशन की खोज किया था। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए दूध को पास्चुराइजेशन किया जाता है। नॉस्टॉक, एनाबिना और साइनोबैक्टीरियम वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एजोटोबैक्टर, स्पर एजोस पाइरिलियम तथा क्लोस्ट्रिडियम जीवाणु कुछ जो है कि आपको जाति स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है और मिट्टी के कणों के बीच वह स्थित वायु को नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद जो है कि आपको करती है। राइजोबियम और डी राइजोबियम इत्यादि जीवाणुओं के जाति लिग्नोमेसी मटर कुल के कुछ पौधे के जड़ों में या दलहनी पौधे के जड़ों में जो है कि क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम जो है कि आपको करती है। हाँ, गांठ वाला है ना। आगे चलते हैं। जीवाणुओं की खोज इवानोविस्की के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अगला देखिएगा, अगला बोल रहा है मिलान कीजिए। मिलान करना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। राइबोसोम की बात करेंगे, ये झिल्ली विहीन होता है राइबोसोम। और लाइसोसोम की बात करेंगे, लाइसोसोम जो होता है वो एकल झिल्ली वाला जो है कि आपको होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया तो मिला दिया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ और कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर तथा अल्टमान ने जो है कि आपको किया था, है ना। और यह कोशिका का श्वसन स्थल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन जो है कि आपको कहां से होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की मुख्य ऊर्जा, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब एटीपी के रूप में जो है कि उत्पादित करती है। और एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे ही एनर्जी करेंसी ऑफ सेल जो है कि आप एनर्जी करेंसी ऑफ सेल जो है कि आपको किसको कहा जाता है, तो यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कि आपको कहा जाता है। जी सर। आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका की शक्ति गृह भी जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक बहुत बार आया हुआ है, VVI है ये वाला पूरा फैक्ट। डीएनए कहाँ होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कहाँ कहाँ होता है, हरित लवक में भी होता है और केंद्रक में भी जो है कि आपको होता है, ठीक ना। लाइसोसोम का निर्माण जो है कि आपको गोल्जी का अथवा अंतःप्रदित जालिका के द्वारा जो है कि आपको होता है। और राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में और जी पैलेट के द्वारा कौन से कोशिका में, जंतु कोशिका में जो है कि आपको देखा गया था, किसको, राइबोसोम को देखा गया था। और 1958 में रॉबर्ट कोच ने इसका विस्तृत जो है कि आपको क्या दिया था, नामकरण जो है कि आपको किया था, है ना। यह राइबो जो है कि आपको न्यूक्लिक एसिड आरएनए, है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन से जो है कि आपको बना होता है। और यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल होता है। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, किसको, राइबोसोम को जो है कि आपको कहा जाता है राइबोसोम। लाइसोसोम की बात करेंगे, इसकी खोज किसके द्वारा, डी डुबे नामक विद्वान के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और यह सूक्ष्म गोल और एक हरी झिल्ली से घिरी एक थैली जो है कि आपको होती है। और इसमें 2 दर्जन से अधिक प्रकार के कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है कि आपको पाए जाते हैं, है ना। रामांशु सर को रिहा कर दिया गया है, ठीक है, जो जल गए थे ना 3 आदमी के साथ साथ, उनको रिहा कर दिया, ठीक है। कल ही आ गए थे रात को। कुछ जो है कि आपको कंडीशनल बेल जो है कि आपको दिया गया है ना। कंडीशनल बेल में हो सकता है कि धरना स्थल पे ना जाए, क्या है नहीं हो तो बाद में पता चलेगा, है ना। रिहा कर दिया गया है। आगे चलते हैं। इसका प्रमुख जो है कि आपको कार्य बाहरी पदार्थ का भक्षण एवं पाचन करना है और अतिरिक्त या घिसे पीटे जो है कि कोशिकाओं को तोड़ना है ना। हमलावर वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करना है और बाह्य कोशिकाओं पदार्थ को तोड़ना है। रोग जनक से जो है कि आपको लड़ना है। यह सब काम जो है कि आपको लाइसोसोम का जो है कि आपको काम होने वाला है।
और इसे आत्महत्या की थैली सुसाइडल बैग भी जो है कि आपको कहा जाता है। और स्तनधारियों में लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। स्तनधारी में ये बात याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है कि पूछा गया है। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजेन होता है, और ये ग्लाइकोजेन किसके रूप में जो है कि आपको होता है, तो पॉलीसेकेराइड के रूप में जो है कि आपको होता है। हमने आपसे चर्चा किया था, एक पॉलीसेकेराइड था, डाइसेकेराइड था, और एक और था, क्या क्या था, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो है कि आपको, मोनोसेकेराइड है ना। मोनोसेकेराइड अच्छा, तो बताइए कि इसमें से पॉलीसेकेराइड सबसे में जो है कि आपको जटिल कौन सा था। पॉलीसेकेराइड इसमें पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज काइटिन ये सब आता है। पॉलीसेकेराइड जटिल है। हाँ, पॉलीसेकेराइड जो है कि सबसे जटिल जो है कि आपको था। इसमें 3 टाइप का जो है कि आपको रहता है, देखिएगा 3 सेलुलोज टाइप का काइटिन रहता है ना, जिसमें ग्लाइकोजेन। से सबसे पहला जो है कि आपको मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को सरल शर्करा के नाम से जाना जाता है, और शर्करा जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसमें मोनोसेकेराइड में देखिएगा तो ग्लूकोज हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, गैलेक्टोज हो जाएगा, राइबोज हो जाएगा, ये सब कैसा हो गया, ये सब मोनोसेकेराइड हो गया, है ना। और इसमें से तुरंत एनर्जी जो है कि आपको मिलता है, और तुरंत एनर्जी के लिए हम लोग क्या, ग्लूकोज का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं, है ना। और एक होता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड तब होगा, कब बनेगा, जब 2 मोनोसेकेराइड से जो मिलेगा, तब जो है कि एक डाइसेकेराइड जो है कि आपको बनेगा। जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिला देंगे तो माल्टोज का निर्माण हो जाएगा। तो ग्लूकोज ग्लूकोज जो है कि आपको डाइसेकेराइड है, सॉरी मोनोसेकेराइड है, और माल्टोज जो है कि आपको क्या हो गया, डाइसेकेराइड हो गया। एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाएंगे तो सुक्रोज बनेगा, तो सुक्रेज हो जाएगा डाइसेकेराइड, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या हो जाएगा, मोनोसेकेराइड हो जाएगा, है ना। ग्लूकोज या गैलेक्टोज को मिला देंगे तो लैक्टोज बन जाएगा। लैक्टोज होगा कौन सा सेकेराइड, लैक्टोज हो जाएगा जो है कि आपको डाइसेकेराइड हो जाएगा। और ग्लूकोज या गैलेक्टोज हो जाएगा कौन सा, मोनोसेकेराइड जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। और बहुत सारे डाइसेकेराइड मिलेंगे तो एक किसका निर्माण हो जाएगा, एक पॉलीसेकेराइड का जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको हो जाएगा। अब पॉलीसेकेराइड में काइटिन आता है, सेलुलोज आता है, स्टार्च या मंड आता है, ग्लाइकोजेन आता है ना। तो यही पूछ रहा है, ग्लाइकोजेन जो होता है भोजन इसके जानवरों में संचित होता है, ये ग्लाइकोजेन किसके रूप में होता है, पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है। क्या ये बात हम आपको लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए, जरूर लिखवाए होंगे, डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड सब में लिखवाए। बायोलॉजी वाला चीजों को जाकर देख लीजिएगा, जरूर मिल जाएगा, है ना। ये चीज हम आपको पढ़ाए हुए हैं। आगे चलो, देखिए यार क्या बोलता है, कार्बोहाइड्रेट या कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है कार्बोहाइड्रेट में, ये होता है 1:2:1 जो है कि आपको होता है 1:2:1 जो है कि आपको होता है ना। और शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता जो है कि आपको 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों से होती है, कार्बोहाइड्रेट से होती है। और 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है, तो यह 4.2 ऊर्जा जो किलो होता है 4.2 किलो सर कैलोरी ये ऊर्जा प्राप्त होता है। C6H12 वो 6 इसी से ना निकला है 1:2:1। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही वही है, वही है जो आप बोल रहे हैं ना, सेम वही चीज है, ठीक है, वहीं से निकला है ये, है ना। क्या कि इसका फॉर्मूले होता है कार्बोहाइड्रेट का C6H12, और ओ जो है कि आपको 6 जो है कि ओ जो है कि आपको 6 होता है ना। तब इसी को तोड़िएगा तो 6 इकाई 6, 6 दूनी के 12, 6 इकाई 6, 1:2:1 आ गया इसका, ये सब है ना। यही जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, अगला बोलता, हाँ अगला क्या बोलता है, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, तो बता ही दिए, मोनोसेकेराइड, ये सब डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड जो है कि आपको होता है ना। आगे चलिएगा, जहरीले पदार्थों को जो हरा जो है कि आलू में पाया जाता है, क्या होता है, 16 सोलानिन होता है, ये 9 लिखा है सर। सोलानीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोलानीन जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा इसलिए ऐसा लिखा है, अपने मन से तो नहीं लिखा नीचे लिखा है सर सोलानिन इंग्लिश में। हाँ, सोलानीन होता है, हिंदी में इसको सोलानिन कहते हैं, ठीक ना। आलू में हरा होने के कारण सोलानाइन नामक जहरीला पदार्थ होता है, और यह व्यक्ति को थोड़ी मात्रा में हरा आलू खा लेता है तो यह लक्षण जो है कि आपको लक्षण दिखाई देने की संभावना जो है कि आपको नहीं होती, थोड़ा बहुत से कोई नहीं होता है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में हरा आलू खा लेता है तो यह समस्या हो सकती है, जी चलना, सर दर्द होना, डायरिया, उल्टी इत्यादि होना इसका कारण हो सकता है। अगर आलू का एक छोटा सा हिस्सा हरा हो गया है तो उसे
हटाया जा सकता है, मगर आलू की त्वचा का ही जो है कि अगर केवल हरा हो जाता है तो उसे छीलकर खाया जा सकता है ना। ये भी बात जो है कि लिख दिया है। सब्जियों का रंग और कारण, किसके कारण क्या होता है जरा देखिएगा। मूली का जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, कड़वाहटपन, ये होता है आइसोसाइनेट के कारण होता है। मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। कैप्सेसिन गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग कैरोटीन एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे 124वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 124वां नंबर सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च का पाचन करता है। तो स्टार्च का पाचन करने वाला कौन है, तो एमाइलेज है। जब पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे तो ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं। एमाइलेज एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च का पाचन से संबंधित है। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से जुड़ा एंजाइम एमाइलेज है और इसे टाइलिन के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है ना। आगे चलते हैं। एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। पेनक्रियाज एंजाइम अग्नाशय रस द्वारा स्रावित जो है कि आपको होता है। और लाइपेज, इसी का अग्नाशय रस से कौन कौन, LAT है ना। लैट, एल से जो है कि आपको क्या हो गया, एल से हाँ लाइपेज एमाइलेज और ट्रिप्सिन जो है कि आपको हो जाएगा। ट्रिप्सिन लाइपेज वसाओं को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है और पेप्सिन या भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में जो है कि आपको बदल देता है। और एमिनो जो है कि एमिनोपिसिन मंड को है ना, मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। माल्टेज को ग्लूकोज में बदल देता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है, मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है। केवल और केवल एक ही जिसमें प्रोटीन, और प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, पेट से शुरू होता है। बाकी कुछ बोले, सबका पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। और वसा का पाचन और फैट का भी पाचन कहाँ से शुरू होता है, बस दो गो निकाल लीजिए, एगो प्रोटीन एगो फैट। ये दोनों का पाचन जो है कि आपको पेट से, बाकी सब जो भी आए सबको मुख से शुरुआत कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। क्लोरो जो है कि आपको जाइलिनिन जो है कि नॉल, क्लोरोजाइलिनिन नॉन, और जो है कि आपको मुख गुहा बोलते हैं सर। हाँ, मुख गुहा का मतलब हो गया बक्कल कैविटी। मुख गुहा के अंदर क्या क्या पढ़ना है, हम आपको सारा पढ़ाए हैं। मुख गुहा के अंदर दांत पढ़ना है, लार ग्रंथि पढ़ना है, जीभ पढ़ना है ना। यही तीन जो है कि आपको पढ़ना है ना। तो यही मुख गुहा जो है कि आपको बोल गया। में दिया था कि पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो हम लगा दिए थे छोटी, तो बट लिया था मुख गुहा। कहाँ से शुरू होता है, कल ही रात में तो ये हुआ था, फिर बताए थे कि पाचन कहीं से बोले तो ये मुख से है ना, मुख गुहा से शुरू होता है। मुख गुहा, ग्रासनी के बाद छोटी, ग्रासनी के बाद पेट आ जाएगा, जिसको पेट कहेंगे है ना, स्टमक कहेंगे। स्टमक के बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद गुदा माहे होते हुए शरीर से मल के रूप में शरीर से बाहर हो जाता है। ठीक है, पूर्ण अवशोषण तो छोटी आंत को, पूर्ण अवशोषण कहेगा तो छोटी आंत में होता है ना। जल का जो है कि अवशोषण कहेगा तो बड़ी आंत में होता है ना, बड़ी आंत में होता है। आगे चलते हैं। और अनपचा भोजन कहेगा कि अनपचा भोजन कहाँ चला जाता है, न पचने वाला भोजन, तो ये भी चला जाता है कहाँ पे, हाँ बड़ी आंत में जो है कि आपको होते हुए, हाँ बड़ी आंत में होते हुए रेक्टम में जाकर जमा होता है ना। गुदा से होते हुए एनएस के माध्यम से शरीर से बाहर चला जाता है। आगे चलते हैं। क्लोरो जो है कि आपको जाइलिनॉल और टर्पिनिनॉल ऑल है ना, टर्पिनिऑल का मिश्रण को किस रूप से जो है कि आपको काम करता है, तो किसके रूप में ये काम करता है, तो रोगाणु जो है कि आपको रोधक के रूप में जो है कि आपको काम करता है। क्लोरो जाइनिनॉल और टर्पिनिऑल का मिश्रण जो है कि आपको रोगाणु जो है कि आपको रोधक के रूप में कार्य करता है। और यह मिश्रण क्या कहलाता है, यही मिश्रण कहलाता है डिटॉल के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, जो हम लोग डिटॉल लाते हैं मार्केट से। डिटॉल एक प्रकार का क्या है, एंटीसेप्टिक जो है कि आपको होने वाला है। इसका इस्तेमाल त्वचा की रक्षा करने के लिए, घाव को धोने के लिए और सूक्ष्म जीव को मारने के लिए है ना, एंटीसेप्टिक का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। एंटीसेप्टिक या
प्रतिरोधी की बात करेंगे, यह सूक्ष्म जीव के विकास को रोकता है और उन्हें क्या कर देता है, उन्हें नष्ट जो है कि आपको कर देता है। एग्जाम्पल के लिए क्लोरोमीन, है ना, मर्क्यू क्रोम, क्यूलिन, आयोडीन, फेरिसिन, और जो है कि आपको क्या है, सोफामाइसिन, है ना। ये एक प्रकार का ये सब क्या है, एंटीसेप्टिक जो है कि आपको होने वाला है ना, एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक फिनाइल भी होने हो वाला जाएगा है। सर। अब फिनाइल भी हो जाएगा, है ना। फिनॉल यहाँ पर दिया है, फिनॉल आयोडीन जो है कि आपको फेरिसिन, है ना। फिनाइल भी यस जो है सर। कि इसी का हो जाएगा। ये भी जो है कि आपको क्या करता है, जीवाणुओं को जो है कि आपको मार देता है, सूक्ष्म जीवों को जो है कि आपको मार देता है ना। सेवलॉन, सेवलॉन तो एक डिटॉल अलग ब्रांड हो गया, सेवलॉन, यस दोनों का सर। काम वही है ना, ब्रांड अलग, है ना। एंटी माइक्रो जो है कि आपको माइक्रोबियल जो है कि आपको रेसिस्टेंट, AMR, रोगाणुरोधी जो है कि प्रतिरोधी। यह रोगाणुरोधी प्रतिरोधी तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी समय के साथ रूप अपना बदलते हैं और उन पर दवाओं का असर करना क्या हो जाता है, दवाओं का असर करना जो है कि आपको बंद हो जाता है और इसके संक्रमण का इलाज करना मुश्किल हो जाता है और यह बीमारी फैलता है, गंभीर रोग और मृत्यु का भी खतरा इससे जो है कि आपको बढ़ जाता है। एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक का काम क्या होता है, यह एक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों से क्या होते हैं, उत्पन्न जो है कि आपको करते हैं और यह अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर बीमारियों को रोकथाम कर देते हैं। मतलब यह सूक्ष्म जीव से ही बनाया जाता है और यह जब जाता है तो दूसरे सूक्ष्म जीव को क्या कर देता है, मार देता है और रोकथाम जो है कि आपको काम कर देता है। आम सर कुछ बोलचाल में कवक से भी प्रतिजैविक, बनता है ना हाँ ये तो कवक से तो वही एंटीबायोटिक, ना हो गया, है ना, वही ना, उसी पेनिसिलिन। के बारे में ना बोल रहा है। आम बोलचाल में प्रतिजैविक को एंटीबायोटिक के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं। एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणुओं को मार देता है या उसके विकास को क्या करता है, रोक देता है। प्रतिजैविक औषधियां कुछ निश्चित जीवाणुओं के मोल्डर्स फंजाई मतलब फंगस, है ना, कवक से और बैक्टीरिया आदि से जो है कि आपको बनाया जाता है। यहाँ साफ साफ लिख दिया है। प्रतिजैविक के कुछ उदाहरण की बात करेंगे, टेट्रासाइक्लोनिन, क्लोरो, है ना, क्लोरो, फेरिनिकॉल जो होने वाला है, पेनिसिलिन होगा, एस्ट्रोपो जो है कि माइसिन होगा, अमोनो अमोनो जो है कि आपको अमोक्सोलिसिन होगा और एजिथ्रोमाइसिन होगा, है ना, डॉक्सी जो है कि आपको सेक्लिन होगा, मेट्रो डिनाजॉल होगा और नीडाजॉल होगा और सेफ्रोलेक्सिन जो है कि आपको, ये सब क्या है, एक प्रकार का प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक जो है कि आपको होने वाला है। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न अधिकांश एंटीबायोटिक को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड जो है कि आपको होता है। इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटिसिन जो है कि आपको इसका एग्जाम्पल जो है कि आपको होगा। एक होता है दर्द निवारक, एनाल्जेसिक इसको कहते हैं, दर्द निवारक को। ऐसे औषधि का उपयोग जब दर्द होता है तो दर्द को दूर करने में एनाल्जेसिक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पैरासीटामोल भी देखिएगा तो ये एक प्रकार का एनाल्जेसिक है। जब हम लोग सर दर्द करता है तो सर दर्द का टैबलेट लीजिएगा ना तो उसमें पैरासीटामोल का मिश्रण जरूर होगा, एनाल्जेसिक होता है। उसके बाद जो है कि एस्पिरिन जो है कि आपको, है ना, मार्फिन हो गया, कोडीन हो गया, इबुप्रोफेन हो गया, है ना, हाँ, और नशीली दवाई भी। हाँ ना, और कोडीन तो ये सब देखिएगा। मार्फिन जो है कि आपको क्या करता है, मार्फिन जब होता है ना, एक प्रकार का नशीला पदार्थ हो गया ना, तो ये लेने के बाद दिमाग शांत हो जाता है। मतलब कि इसमें दर्द होता है तो वही शांत जो है कि आपको हो जाता है। मतलब लेने के बाद देखते हैं ना आदमी शांत हो जाता है। फिल्म इत्यादि में देखते होंगे कि जब ड्रग्स लेता है, सॉन्ग लेता है, उसके बाद जो है कि रिलैक्स मूड में जो है कि आपको चला जाता है, उससे पहले पागल की तरह जो है कि आपको रहता है ना। तो यह सब जो है कि आपको दर्द निवारक, एनाल्जेसिक जो है कि आपको सब हो गया। आयरन की कमी से क्या होता है, तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा, एनीमिया हो जाएगा, मतलब ब्लड में खून की कमी जो है कि आपको हो जाएगा। आयरन की कमी से एनीमिया होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन बी1 थायमीन, इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन ए रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन के फिलोक्विनोन, इसकी कमी से रक्त का थक्का न बन पाता है। विटामिन बी3 की कमी से प्लेग्रा होता है और विटामिन डी कैल्सिफेरॉल कहा जाता है और इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग जो है कि आपको होता है। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस
पादप का परागकण एलर्जी का कारण जो है कि आपको होता है ना, कारक एलर्जी कौन? एलर्जी है। एलर्जी एलर्जी का कारण कौन है? तो पार्थेनियम जो है कि आपको होगा, है ना। पार्थेनियम पादप के परागकण एलर्जी का कारक है। परागकण से होने वाले फीवर को ही हे फीवर के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और हे फीवर के अन्य नाम से अन्य कारक से भी होता है, जैसे मौसम के बदलने के कारण जो है कि यह हो सकता है ना। आगे देखते हैं। ठंडा और भारी खाना से भी हो सकता है। लाइफ स्टाइल का कारण से भी जो है कि आपको ये हो सकता है। परागकण में पुष्प के पुंकेसर का नर का प्रजनन जो है कि आपको भाग जो है कि आपको होता है। परागकण की घटना के दौरान परागकण परागकोश से पुष्प या अंडप के मादा भाग वतिकाग्र तक जो है कि आपको चला जाता है। और परागकण मनुष्यों के एलर्जी का कारण जो है कि आपको होता है, और यह अस्थमा और ब्रोंकियाइटिस नामक रोग का कारण बन सकता है। पार्थेनियम के पौधा के परागकण मनुष्यों के एलर्जी का कारण बनता है। पार्थेनियम को गाजर घास के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, और यह आक्रमण पौधे की प्रजाति है, और इन्हें गेहूं के साथ आयात किया गया था। और कुछ जो है कि पौधे की जो एलर्जी के कारण बनते हैं, जिसमें नीली घास, अखरोट, भुर्ज और जो है कि आपको चिनार, है ना, रैगवीड जो है कि आपको होता है। गेहूं एक प्रकार का अनाज है जो रबी का फसल है, और इसकी खेती बसंत ऋतु में की जाती है, और यह विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज का समृद्ध जो है कि चीज होने वाला है। इसका उपयोग ब्रेड में, पास्ता इत्यादि बनाने में किया जाता है, और इसका परागकण एलर्जियस के रूप में कार्य नहीं करता है, मतलब इससे एलर्जी नहीं होता है। गुलाब की बात करेंगे, यह एक झाड़ी है और इसमें कांटे होते हैं, और इसमें लाल से गुलाबी रंग के सुंदर पुष्प होते हैं, और यह अपने सुंदर पुष्पों के लिए सजावट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और इससे एलर्जी का कारण, इसमें भी एलर्जी का कारण नहीं होता है। और यह तना का प्रयोग इसके रोपण के लिए किया जाता है। चमेली यह एक झाड़ी और लता है, और यह सफेद और पीले रंग का होता है, और इसका सुगंध के लिए इसकी खेती की जाती है, और एलर्जी का कारण नहीं होता है। 128वां नंबर सवाल की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो जाइलम का भाग जो है कि आपको चलनी नलिका जो है कि आपको नहीं है। चलनी नलिका जाइलम का भाग नहीं है। जाइलम का भाग जो है कि आपको कौन सा होगा? तो वाहिकाएं होंगी, वाहिका होगा, जाइलम जो है कि मृदुतक होगा, और जाइलम कमक होगा। कमक जो है कि आपको होने वाला है। और फ्लोएम का भाग देखिए, ये किसका भाग है? चलनी नलिका, है ना, ये किसका भाग हो गया? फ्लोएम का भाग जो है कि आपको होगा, है ना, फ्लोएम का हो गया। सहचर जो है कि आपको कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक, और फ्लोएम जो है कि फाइबर, ये सब फ्लोएम का जो है कि आपको भाग हो गया। जाइलम का कार्य जल और खनिज लवण का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम का कार्य जो है कि आपको भोजन का संवर्धन जो है कि आपको करने का काम जो है कि आपको करता है ना। यहाँ से 129 नंबर सवाल से जो है कि आपको कल देखेंगे, है ना, मॉर्निंग में। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास 1:30 बजे जो है कि आपको लेंगे।